मैं आपको कसम से बोल रहा हूँ, इस वीडियो के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बोर्ड्स में या कहीं भी, जेई तक में भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मेरे पे भरोसा रखो बस, है ना। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, बिहार का आदमी हूँ। आराम से आपको स्टैंड अप कॉमेडी की तरह एक मैजिक आपको दिखाऊंगा साइंस के चैप्टर्स में, कि भाई कुछ नोट्स नहीं बनाना, कुछ पेन पेपर यूज़ नहीं करना। चुपचाप ये एनसीईआरटी की बुक खोलनी है, क्लास 10 की चैप्टर 1 खोल लो अपना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? अगर भाई कुछ और बोलता तो यही बोलता। जो रिएक्शन है ना, मेरे को बहुत दिक्कत होती थी क्लास 10 में, यार रिएक्शन हो ही नहीं रहा, कोई कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है। इसको दिखाना इसलिए आपको ज़रूरी था। एक ही बोर्ड्स का क्वेश्चन फॉर्म होता है और ये श्योर शॉट होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार मैं खुद भी एक ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था, और मेरे साथ एक दिक्कत आती थी ना कि यार जब भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो नोट्स बनाने का मन नहीं कर रहा, और यार पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा। तो यार देख, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, बिहार का आदमी हूँ। आराम से आपको स्टैंड अप कॉमेडी की तरह एक मैजिक आपको दिखाऊंगा साइंस के चैप्टर्स में। आपको पसंद आएगा, मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ, ये बात है ना। पसंद नहीं आया तो मेरे को कमेंट में कुछ भी क्रिटिसाइज करना, आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म। लेकिन यार एक बिहारी आदमी, वो भी एक आईआईटी दिल्ली का, वो इतने अच्छे से आपको साइंस पढ़ा देगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। लास्ट तक देखना इस वीडियो को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपन भी यार कभी ना कभी बैक बेंचर थे अपने लाइफ में, है ना। तो देख यार भाई, मैं ना नोट्स वोट्स टेंथ में बनाता नहीं था, और आपके साथ भी ये दिक्कत है कि नोट्स बनाओ, फिर चैप्टर अलग से पढ़ो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, फिर यार सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक पढ़ो, फिर देखते हैं मार्क्स नहीं आ रहा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो आज मैं यार आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। आपका बस एक ही काम है इस लेक्चर में, कि भाई कुछ नोट्स नहीं बनाना, कुछ पेन पेपर यूज नहीं करना। चुपचाप ये एनसीईआरटी की बुक खोलनी है, क्लास 10 की चैप्टर 1 खोल लो अपना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये संवाद मेरे और एनसीईआरटी के ऑथर के बीच में रहेगा, जो आपको पूरा फॉलो करना है। तो यार एनसीईआरटी का ऑथर हमें बोलता है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट द लिटरेचर। तो यार ये बड़ी बड़ी बातें, इंग्लिश की बातें बोल के हमें कंफ्यूज किया जा रहा है, देख रहा है विनोद, है ना। तो यार ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि यार देख, हर एक टिकटॉकर कंटेंट क्रिएटर नहीं होता, है ना। और हर एक फैक्ट जो होता है ना, वो साइंस नहीं होता। साइंस इज बियॉन्ड दिस एवरीथिंग। जैसे हर एक डिक्शनरी लिटरेचर नहीं होता जो इसने यहाँ लिखा है, वैसे ही साइंस एक ऐसी चीज है जो फैक्ट्स के बियॉन्ड है। जो आपको यूट्यूब पे दिखता है ना कि ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये देखो साइंस, है ना। आजकल यही होता है। तो ये बोल रहा है कि साइंस इससे भी बहुत बड़ी चीज है। और उसके बाद हमें एनसीईआरटी भाई साहब एक क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। ये पूछता है कि यार क्या तुमने ऐसी ऐसी चीजें देखी है लाइफ में कि अगर मिल्क को, दूध है ना जो, उसको रूम टेम्परेचर में छोड़ दिया गर्मियों में, तवा या पैन या घर में जो भी है उसको छोड़ दिया ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, अंगूर को खट्टे होते हुए देखा है आपने, है ना। खाने को बनते हुए देखा है, मतलब मम्मियों वाली जो सवाल होते हैं ना कि भाई तूने खाना बनते हुए देखा है कभी, है ना। फूड को कभी डाइजेस्ट होते हुए देखा है, या कभी सांस लेते हुए देखा है, जो वो आलोम विलोम करते हैं ना बाबा जी, वो आपने कभी देखा है? तो यही पूछ रहा है एनसीईआरटी हमसे, आपने ये सब देखा है? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? अगर भाई कुछ और बोलता तो यही बोलता, है ना। और आपको क्या करना है, अभी यहाँ से पेंसिल उठाना स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ से मैं मार्क करवाऊंगा। लिखा तो नहीं रहा, बस मार्क करूंगा यहीं से मैं। और यहीं से मैं आपको श्योर शॉट जो एनसीईआरटी के लीक्स होते हैं ना, मैं आपको दिखा दूंगा। भाई एग्जाम में मेरे खुद के 99 आए थे सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड में। तो इतना आप भरोसा रखो कि आपका भाई पढ़ा देगा अच्छे से। मैं इसलिए फ्रेंडली लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ये मेरा टोन नहीं, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि भाई मजा है यार लेक्चर में। मैं नोट्स बनाता नहीं था तो आपको भी नहीं बोल रहा हूँ, और मैं मार्क करवा रहा हूँ तो मार्क करूंगे। और हाँ, और उसके बाद एनसीईआरटी भाई खुद ही आंसर दे रहा है, मतलब खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खुद ही आंसर दे रहे हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि भाई नेचर और आइडेंटिटी जो है ना सब्सटेंस का, वो चेंज होते हुए देखा है, या आपने ये पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है पता नहीं। भाई पूछ ही जा रहा है, आंसर भी खुद ही कर रहा है कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो फर्स्ट पेज में इतना ही था। आपके जो फर्स्ट पेज में ना कि भाई व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय केमिकल रिएक्शन, इसको आपको मार्क करना है, इस लाइन को, है ना। मैं भी आपके साथ साथ मार्क कर देता हूँ, आपका भाई, है ना। तो ये आपसे पूछता है कि भाई व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ये जो इसने पहले लाइन में जो फैक्ट बोली थी ना कि भाई, इंग्लिश की जो लाइन बोली थी, तो उसका मतलब क्या है। और इसके बाद ये पहला एक्टिविटी देता है, मतलब अभी से ही एक्टिविटी स्टार्ट करवा रहा है। और इस एक्टिविटी को मैं आपको यूट्यूब पे ही दिखाऊंगा ताकि यार अच्छा से आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो पाए। तो मैं आपको ये जो रिएक्शन है ना, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं आपको कसम से बोल रहा हूँ, इस वीडियो के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बोर्ड्स में या कहीं भी, जेई तक में भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मेरे पे भरोसा रखो बस, है ना। तो ये पहला अपन रिएक्शन देखते हैं यूट्यूब पे। देख, मैं तो यहाँ रिएक्शन कर नहीं सकता, बट हाँ मैं आपको दिखा जरूर सकता हूँ। एनसीईआरटी भाई भी ना, तो ये कॉपी कर लिया अपन ने, यहाँ कर दिया पेस्ट।
आज हम इस वीडियो में परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी 1.1 ऑफ कास्ट एंड साइंस, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं दो टाइप के मैग्नीशियम रिबन है, एक जो एयर पे एक्सपोज नहीं हुआ है और जो ब्लैक कलर का हो गया है वो एयर एक्सपोजर से मैग्नीशियम रिबन ब्लैक कलर का हो गया। तो अब हम इसे पहले सैंड पेपर से रब करेंगे सो दैट जो भी ऑक्साइड और कार्बोनेट की लेयर है उसको हम हटा पाए और ये फिर से शाइनी मैग्नीशियम रिबन हो जाए। तो इस तरह से हमने इसको रब किया। So one of the important questions from this topic, why we rub it with sandpaper? Because the layer of oxygen and carbonate is formed over the magnesium ribbon on exposure to air. So hence we have to remove this layer before heating. Otherwise heating में बहुत time लगता है. So using pair of tongs, we hold this magnesium ribbon and burn it over this spirit lamp. ये देख And you लो, can observe a dazzling white flame is obtained. So important question, what type of flame we obtain? A dazzling white color flame is obtained. Now after heating, you can observe a white color substance is formed, and that is the magnesium oxide, MgO. Now this white color substance is basic in nature. Now how we can prove that? We can prepare its solution in water, and if we add phenolphthalein, it turns pink in color, which suggests that it is basic in nature. You can observe here. तो ये मैंने आपको विजुअली दिखा दिया कि क्या करना चाहता है ये प्राणी, है ना। तो ये यही कर रहा है कि और इससे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करके रखना है, यहाँ से मार्किंग स्टार्ट कर दो कि यार ये वाला जो पार्ट लिखा है ना, ये बोर्ड्स में हमेशा पूछा जाता है कि भाई वाई मैग्नीशियम इज रब्ड, है ना, विथ सैंड पेपर, कि सैंड पेपर के साथ रब क्यों किया जाता है। इसका आंसर वही है कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है और उससे रिएक्शन अच्छे से टेक प्लेस नहीं करता। आप क्या करो, मैं क्या करता था जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था, साइड में ही लिख लिया, एनसीईआरटी के इस पोर्शन में लिख लेता था कि भाई मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं। तो यहाँ आप खुद पेंसिल से लिख लो, है ना। और इसके बाद आगे चलते हैं कि भाई क्या सीन है ना। तो पहला जो पेज है इससे बस एक ही बोर्ड का क्वेश्चन फॉर्म होता है और ये श्योर शॉट होता है कि यार मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों घसा जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बाकी इसका रिएक्शन ये एनसीईआरटी आपको खुद ही बोलेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक ऐसा टेक्स्ट बुक है जो खुद ही क्वेश्चन पूछ रहा है, खुद ही आंसर दे रहा है। तो आपको कुछ ज्यादा लोड लेने का नहीं है, आपका भाई जिंदा है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद देखो खुद ही पूछा, वहां खुद ही आंसर दे रहा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन्स बर्न विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ साइड में लिख लेना दिस इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि लिटमस पेपर टेस्ट से वो पता चल जाता है। तो यही बेसिक सा लिखना है कि भाई ये बेसिक इन नेचर है, बगल में लिख लो यहाँ जो छोटा सा गैप है। और इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। जो मैंने बोला कि भाई सैंड पेपर से क्यों रब करते थे, ये इसका रीजन है ना। खुद ही क्वेश्चन कर रहा है, खुद ही आंसर कर रहा है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 पे। एक्टिविटी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यार बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन एक्टिविटी से ही आता है। ये मेन टेक्स्ट में कुछ नहीं लिखा, मेन टेक्स्ट में वही है जो मम्मी वाले सवाल है वही किया गया आपसे, है ना। तो ये एक्टिविटी 2 हम देख लेते हैं कि क्या है भाई एक्टिविटी 2 में। तो ये रहा एक्टिविटी 1.2, देखते हैं क्या होता है। This video we will discuss what happened when lead nitrate react with potassium iodide. For this we will take a solid salt of potassium iodide in one test tube and the solid salt of lead nitrate in another test tube. Then we will prepare the solution of both salt by adding just water into it and mixing it. And then we will add potassium iodide into lead nitrate. You can observe here a yellow color precipitate form. Chemical equation for this reaction is this, where the yellow color is due to the formation of lead iodide, that is PbI2 precipitate out, yellow color precipitate formed here. That is why it is also known as a precipitation reaction, and it is also known as a double displacement reaction. For watching this video, I hope you all will be able to. तो यार ये आपको मैं शॉर्ट से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यार जो रिएक्शन है ना, मेरे को बहुत दिक्कत होती थी क्लास 10 में। यार रिएक्शन हो ही नहीं रहा, कोई कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है। इसको दिखाना इसलिए आपको जरूरी था। तो यार आपने वो रिसेंट में एक ट्रेंड देखा होगा ना, जो मेरे को किसी ने भेजा था एक्चुअली, कि भाई अमिताभ बच्चन वो हल्दी कुछ डालते हैं पानी में, नीचे से लाइट जला है। तो वैसे ही कुछ कुछ लग रहा है, बट यहाँ वो हो नहीं रहा। इसका एक्चुअल मोटिव क्या है मैं आपको यहाँ बताऊंगा। और दूसरा है कि भाई, और दूसरा एक्टिविटी 1.3 देख लेते हैं। इसमें आपको बस ये लिखना है कि भाई येलो पीपीटी फॉर्म करता है और ये प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये सारे क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, बट अभी नोट डाउन कर लो, कहीं कोने में कर लो, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। What happened when you add zinc granules into the dilute acid? Any ये of एक्टिविटी the 1.3 है। HCl1H2SO4, you can observe here large amount of gas is released. You can observe here bubbles are forming. The hydrogen gas which is released in this case, this reaction is exothermic. Physics sound is producing. It is an exothermic reaction where evolution of gas will take place and also there is increase in temperature. So, मतलब वो जो स्प्राइट के आगे होता है ना,
फुट 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 फुट, वही हो रहा है इसमें कुछ कुछ। तो इसमें आपको बस ये चीज कोने में लिख लो कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और भाई इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, है ना। और इसके बाद इसका पर्पस क्या है, एनसीईआरटी भाई ने हमसे ये बोला क्योंकि ये एक्टिविटी करो। मैंने आपको इसलिए एक्टिविटी दिखाया क्योंकि यार विजुअली अपन को पता रहता है ना। अब आपको पता रहेगा कि भाई लेड को हम डालते हैं तो यार येलो येलो पीपीटी फॉर्म होता है, वो जो इंस्टाग्राम में हम देखते हैं ना मीम हल्दी वाला, वैसा कुछ पीपीटी फॉर्म होता है। अब इजी रहता है विजुअली याद करने में। तो तो इसने उसके बाद खुद ही आंसर दिया, खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खुद ही आंसर दे रहे हैं कि भाई हम अपन ने 3 एक्टिविटी से अपन ने क्या सीखा कि केमिकल रिएक्शन, जो इसने पहला क्वेश्चन पूछा था ना, आपको याद होगा इसने यहाँ पूछा था, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। तो इसने यहाँ जो पूछा था ना, व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय केमिकल रिएक्शन, तो यार उसी चीज का आंसर देता है कि भाई केमिकल रिएक्शन मीन क्या करता है। तो केमिकल रिएक्शन कब होता है, आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड का यहाँ से स्टार्ट होता है कि भाई व्हाट डू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, और आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। सबसे पहला आंसर आपको करना है कि भाई अपन को दिखता है चेंज इन स्टेट, जैसे वो बुलबुला बुलबुला हो गया स्प्राइट वाला जो मैंने आपको दिखाया, चेंज इन कलर जो मैंने पीपीटी का कलर आपको चेंज होते हुए दिखाया, एवोल्यूशन ऑफ गैस जो स्प्राइट वाले में हो रहा था ना फटफट फटफट, है ना, तो वही, और चेंज इन टेम्परेचर क्योंकि एक्सोथर्मिक था। तो अगर आपके पास ये 4 चेंज है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हेन यू कैन से चेंज ऑफ रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन कब टेक प्लेस कर रहा है। तो ये 4 आपको पॉइंट्स लिखने हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट में हाईलाइट कर देना इंपॉर्टेंट बोल के। मैं ऐसे ही करता था बोर्ड में, मैं नोट्स बनाने के बदले यही कर देता था इंपॉर्टेंट, बस अपना काम खत्म हो गया। अब इसी को यार कॉपी में लिखो, फिर कॉपी से सजाओ, तो यार उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं आपको अच्छे से ही यहाँ पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। मेरे बोर्ड में 99 कैसे आए थे, ऐसे ही आए थे। मैं ज्यादा नोट्स वोट्स नहीं, क्वेश्चन वगैरह बहुत सॉल्व करता था। और उसके बाद आ जाता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, है ना। और इसमें ये खुद ही बोल रहा है कि यार केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं होता, केमिकल रिएक्शन को लिखने का ही शॉर्ट फॉर्म है, मतलब शॉर्टकट जो आप अपन लगाते हैं ना यार, लेक्चर नहीं लिखना है, लेक्चर नहीं देखना है, वन शॉट देख लेते हैं खत्म करते हैं, वही है। ये जो शॉर्टकट लगाने का तरीका यही होता है केमिकल इक्वेशन। अगर आपको बोर्ड में बोला जाए व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो आपको ये बोलना है कि भाई जो चेंज टेक प्लेस करता है उसको अगर हम अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू सिंबल एंड शॉर्टर फॉर्म, तो उसी चीज को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन होता है वो, है ना। देखो सबसे पहले इसने एग्जांपल दिया वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन नाम से समझ में आ रहा है कि यार वर्ड मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यार इससे बहुत कुछ पता नहीं चलता, और इसमें ये बहुत सारी मतलब छोटी छोटी बातें कर रहा है कि यार जो प्लस साइन है वो डिनोट करता है कि भाई दो चीज आपस में रिएक्ट कर रही है, ये साइन दिखा रहा है, प्रोडक्ट का साइन दिखा रहा है ना। LHS है, एक RHS है ना। तो ये आपको बस बता रहा, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, ये पेज आता नहीं है एग्जाम में, तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। यही एक फायदा है एनसीईआरटी से पढ़ाने का, आपको पता चले कि होता क्या। दूसरा चीज उसके बाद आता है कि ये फॉर्मूला मेकिंग पे आ जाता है, वर्ड इक्वेशन से अब आ जाता है ये फॉर्मूला पे। तो ये Mg+O2 आपने 9th में पढ़ा होगा ये चीज, है ना। Mg क्या होता है, मैग्नीशियम का क्या सिंबल है, ऑक्सीजन का क्या सिंबल है, तो दैट गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपका भाई अभी भी है, आपको यही पढ़ा दूंगा सारा, है ना। हाँ, और इस चीज को क्या बोलते हैं हम, पहला हो गया वर्ड इक्वेशन, दूसरा है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल मतलब कि भाई जो कंकाल आप देखते हो ना, तो वही है ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, की मतलब बस कंकाल सा स्ट्रक्चर बना दिया कि भाई पहले नाम था, अब उसको थोड़ा स्ट्रक्चर दे दिया, बस यही है। बस आपको ये सब रटना नहीं है, मैं बस भाई के हिसाब से जो होता है मजाक वे में बता रहा हूँ कि भाई कंकाल क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं लेक्चर में। कंकाल मतलब देख लेना, जो रात को जब नींद नहीं आती ना, वही होती है। उसके बाद एक जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है ना इस चैप्टर का, दैट इज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कि भाई केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए, और इसको डेमोन्स्ट्रेट भी मैं आपको करूंगा कि कैसे किया जाता है। देखो मैं आपको सिंपल सा बताऊं, देखो ये एक केमिकल इक्वेशन है, इसको कैसे बैलेंस किया जाता है। आपने मैथ्स में हमेशा किया होगा LHS = RHS, तो इसमें भी वही करना पड़ता है। ये जो पार्ट है ना आपका, इसको हम बोलते हैं LHS। ये जो पार्ट है ना आपका, इसको हम बोलते हैं LHS है, ये लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम बोलते हैं RHS। तो ये वही करता है, इसमें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन यही है कि भाई अपन को दिखाना है LHS = RHS। तो आपको एग्जाम में बस यही करना पड़ेगा कि आपको LHS और RHS को बैलेंस करना। उसके लिए आप ऐसा बनाना, और बहुत सारे आपको बोलेंगे टीचर कि भाई मत बनाना, लेकिन भाई मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प होता है इस चीज से, क्योंकि यार नंबर जब सामने रहता है ना, अपन को पता रहता है। और इसका बहुत बच्चे पूछेंगे कोई ट्रिक होता है, तो देखो इसका जो ट्रिक सबसे बेस्ट वर्क करता है ना, मैं आपको दिखाऊंगा। एनसीईआरटी ने भी वही बोला है कि यार इसका जो ट्रिक है ना एनसीईआरटी में भी, वो भी आपको यही बोलता है। देखो ये सब
ये पेज में कुछ दिया नहीं है, इसमें पेज में पता है स्टेप 1 में क्या बोल रहा है कि भाई ड्रॉ बॉक्सेस, इसके अराउंड बक्सा बनाओ। मैं आपको खुद दिखाता हूँ, यहाँ देखो ये सब कुछ नहीं है, मैं आपको अच्छा पार्ट दिखाता हूँ। तो इस पेज को आप स्किप कर देना, बस ये जो रिएक्शन है वो देख लो, Fe+H2O गिव अस फेरस ऑक्साइड और H2। बस आप ये रिएक्शन जो है ना नोट डाउन कर लो, Fe+H2O गिव अस Fe3O4+H2, है ना, अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया तो। इसके अलावा इस पेज में कोई नहीं है, बस ये आपको बैलेंसिंग सिखाता है कि भाई इसको बैलेंस कैसे करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं। और इस बैलेंसिंग वाले टेक्निक को ये बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि भाई कौन कौन सी इक्वेशन है, मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा, आप वेट करना बस। हाँ, तो यार इस जो मेथड को यूज़ किया जाता है ना, कोई टीचर कुछ भी बोले, बट यार एनसीईआरटी में मतलब जो वर्क करती है ना सबके लिए, मैं एज अ स्टूडेंट भी 10th का जब मैंने स्कोर किया था बोर्ड में, तो यार इसका कोई मेथड नहीं होता, ये एनसीईआरटी खुद बोलता है। देखो, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। जिनको नहीं पता हिट एंड ट्रायल क्या होता है, जो तुक्का होता है ना, तुक्केबाजी को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल होता है वो। तो यार इसको तुक्के से ही सॉल्व किया जाता है। बस इसमें एक चीज कर लेना, एक जो प्रॉपर पेज है उसमें LHS और RHS लिख लेना। मैं आपको ये इक्वेशन एक ब्लैंक पेज में शो करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई LHS RHS कैसे करना है। तो मैं आपको यहीं शो कर देता हूँ ताकि आपके लिए भी अच्छा रहे कि भाई एनसीईआरटी की चीज एनसीईआरटी में ही पढ़ा दी, है ना। कुछ इक्वेशन लेता हूँ, जो इसने इक्वेशन यहाँ करा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको बैलेंस किया गया। मतलब ये 2 पन्ने जो है ना, इसमें कुछ करा नहीं है इसने, ये थोड़ा नल्लेपन की तरफ जा रहा है एनसीईआरटी भाई। तो अपन करते हैं इसको बैलेंस, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसी पेज में बैलेंस करेंगे। तो इसी पेज में बैलेंस करेंगे। तो यार देखो, सबसे पहले अपन को क्या करना है, LHS, भैया ने बोला है अपन को LHS करना है और RHS करना है। तो यहाँ देखो यार, Fe लिख दिया, कंपाउंड का नाम लिख दिया, और क्या है यहाँ, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, और क्या है, और तो भाई कुछ नहीं है। Fe यहाँ दिया हुआ एक LHS में, ये हो गया अपन LHS, है ना। यहाँ Fe है भाई सिंगल, Fe भाई सिंगल है। और हाँ, और ऑक्सीजन कितना है, एक है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। राइट हैंड साइड में अगर हम जाए, Fe है 3, है ना, और ऑक्सीजन है 4, और हाइड्रोजन है 2। तो देखो इससे अपन को क्या है कि भाई Fe भाई रह गए अपन सिंगल LHS में। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो पहले सिंगल है उसको करो मिंगल, क्योंकि यार उसको मिंगल होना है ना। तो यार 3 यहाँ करना है। तो ये हो गया बैलेंस, ये वाला पार्ट हो गया खत्म, खल्लास, फिनिश्ड, है ना। दूसरा इसने क्या करा, H2H2, है ना। लेकिन यार ये ऑक्सीजन बड़ा दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे है कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे भी अपन को 4 करना है, तो इसको हम करेंगे 4। तो यहाँ पे भी अपन करेंगे 4, है ना। यहाँ पे अपन 4 कर दिए। इससे क्या दिक्कत हुआ ना, ये तो 4 हो गया, लेकिन ये हो गया 8, 4 × 2 हो गया ये, है ना, ये हो गया 8, 4 × 2 हो गया। और इसमें हो गई दिक्कत। अब इस दिक्कत को ठीक करने के लिए क्या करेंगे कि भाई इसको कर देंगे × 4, है ना। तो ये हो गया 4 × 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये हो गया। तो मैंने आपको दिखा दिया, इसको अपन ने क्या करा, × 4 कर दिया, इसको भी × 4 कर दिया, और इसको भी × 4 कर दिया। तो अपना LHS और RHS हो गया बराबर, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये भी हो गया 8, है ना। तो अपना फाइनल रिएक्शन क्या है, 3Fe, है ना, 3Fe + 4H2O। अपनी तो हैंड राइटिंग भगवान ने बहुत अच्छी दी है, तो उस बदौलत मैं जो भी लिख पा रहा हूँ आप समझ जाओ, है ना। FeO4, और यहाँ है 4H2। और ये, अगर आपको मेरी बहुत प्यारी सी हैंड राइटिंग अगर आपको समझ में ना आए, तो आप, हाँ, तो आप ये वाला पार्ट देखना, इसने यही करा है जो मैंने यहाँ पे आपको एक लाइन में समझा दिया। 3Fe + 4H2O gives us Fe3O4 और 4H2, है ना, सेम एकदम। बस LHS और RHS, कोई सिंगल था उसको करा अपन ने मिंगल। अपना यही काम है कि जो सिंगल बंदा है उसको करेंगे अपन मिंगल, उसके बाद खुद ही खुद बैलेंस हो जाएगा। अपन ने LCM और HCF का जो रूल है वो सीखा था, वही लगाना है इसमें, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस चीज़ में, है ना। इसके आगे भी अपन जाते हैं, और इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वाला जो स्टेप 7 है ना, इसको मार्क कर लेना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यार यहाँ स्टेट्स के बारे में बताया। देखो अगर कोई, ये चीज़ में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी कि भाई एक्वस चीज़ है क्या, कोई भी एक्वस है। ये तो देखो बहुत ईजी है कि गैस क्या है, लिक्विड क्या है, और सॉलिड क्या है। एक्वस में बहुत दिक्कत होता था। तो एक्वस वो चीज़ होता है
जो पानी में भी है और सॉलिड भी है, मतलब वो प्रेसिपिटेट टाइप का जो चीज होता है ना, उसी को हम एक्वस बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन आपने कभी कभी सुना होगा ये टर्म, तो वही है। जैसे एक्वस सॉल्यूशन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मतलब समझ लो कि भाई कुछ भी मतलब मिक्स कर दिया कोई चीज, जैसे शरबत पी लिया, है ना, तो एक्वस मतलब ये समझो कि भाई मिक्स्ड है वो, है ना। देखो बाकी तीनों तो क्लियर है कि भाई सॉलिड क्या है, गैस क्या है, लिक्विड क्या है। एक्वस में दिक्कत होती है बच्चों को, इसलिए मैंने बोला। 10th में यार मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता था। तो एक्वस मतलब वो जो प्रेसिपिटेट होता है ना, वो हमेशा एक्वस रहता है, ये बात हमेशा याद रखना। और इस वाले पार्ट में बस इतना ही लिखा हुआ है, ये जो पूरा पार्ट दिया हुआ है ना, इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है कि अगर आपको ये सारी चीज दिख रही है ना, ये सारी चीज की भाई 3 ATM, ये प्रेशर होता है, फिर हीट है, टेम्परेचर है, ये सारा जो पार्ट है ना, यही बोल रहा है कि ये सारा कैटलिस्ट है। एक मेरे बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था जो मॉक पेपर होता है कि कैटलिस्ट क्या होता है। जो आग, मतलब दो रिश्ते होते हैं ना, उसमें आग भड़काने का जो काम है वो ही कैटलिस्ट करता है। अगर आपके और आपके बंदी में लड़ाई हो गई और कोई आपका दोस्त बोला कि देख भाई वो तेरे को देख रही है, तो वो बंदा होता है कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को फास्ट करवाना चाहता है। तो यही इनका काम रहता है कि भाई अपन को आग डालना है, बंदा और बंदी को सेट कराओ, नहीं कर रहा है तो मत कराओ, है ना। भाई भाई देख तेरे को देख रही है, यही चीजें होता है कैटलिस्ट, है ना। ये दो रिएक्शन है। ये देखो एनसीईआरटी भाई कितना, मतलब क्या बोलूं मैं, है ना। ये आपको बता रहा है कि दारू कैसे बनती है, और ये रिएक्शन आता है एग्जामिनेशन में, इतना ज्यादा शैतान बनता है ये, है ना। ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं मेथनॉल, और ये होता है दारू। दारू दारू मतलब वो जो आप बाबूलाल को देखते हो ना, कि जा मेरे बाटली से एक दारू लेके आ जा। और ये कैसे फॉर्म होता है, CO प्लस 2H2, है ना। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। H2 के आगे 2 लगाया है ताकि वो LHS और RHS बैलेंस हो सके। और ये रिएक्शन आप याद करके जाना, ये मेरे बोर्ड्स में आया था, है ना, ये मेरे बोर्ड्स में आया था। और ये होता है फोटोसिंथेसिस का, इसको याद करके जाना, है ना। ये रिएक्शन क्या है मैं आपको बहुत इजीली समझाता हूँ। देखो आप एक पौधा हो, समझ लो रोहित भाई एक पौधा है, मैं एक पौधा हूँ। मैं क्या करता हूँ, पौधा क्या करता है, प्लांट क्या करते हैं, वो एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, खाना देते हैं अपन को। यही चीज होती है फोटोसिंथेसिस। मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूँ, ऑक्सीजन छोड़ रहा हूँ, यही होता है ये जो प्रोसेस है ना। इसमें भी आप देखो, ये पौधे की कहानी है बेसिकली। एक एक पौधा है जो ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप जो एक्सेल करते हो, या मतलब मैं गलत गलत बोलना नहीं चाहता, जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे भी छूटती है, वो चीज़ है ये चीज़। और उसके बाद पानी के साथ मिक्स होके ये फॉर्म होता है ग्लूकोज प्लस O2। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भाई 6CO2 लिया तो 6O2 निकलेगा, है ना। जितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया उतना मैं छोड़ूंगा। साथ में ये जो ये वाला जो चीज़ है 6H2, इसको याद करने का मैं अच्छा तरीका बताता हूँ। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, बहुत ईजी है। C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। इससे आप याद रखना, या जो देख रहे हो C6H12O6, है ना। बस आपको यही याद करना है, 6 12 6, इससे ग्लूकोज भी बनता है, इससे आपको कंपाउंड भी याद रहेगा। ये क्या करना है, देखो पहले 6 6 12 और उसके बाद 6, बस यही है फॉर्मूला खत्म। इसको याद करने का मैंने सबसे सिंपल तरीका आपको बोला, मैं भी बोर्ड में ऐसे ही याद करता था। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। तो 6, हाँ तो 6 कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 कंपाउंड वाटर का, और जो रिमेनिंग है वो है C6H12O6 जो अपना ग्लूकोज है। उसके बाद जो 6 है लास्ट का, वो O2 में यूज होगा और H2O में यूज होता है। बस इतना ही, बस खत्म हो गया, इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, आप एनसीईआरटी का पेज खोल के बैठना और लिखते रहना, है ना। बस शॉर्ट में लिख देना कि भाई क्यों होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था, जो मैंने बोला बोर्ड्स में भी आता है, कि भाई मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ना हो सके। मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया इलस्ट्रेशन में कि भाई वो बंदा भी रब कर रहा था। दूसरी जो चीज है दैट इज बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या करना है आपको, और बस यहाँ साइड में लिखना H2, है ना, प्लस Cl2 और गिव अस 2HCl, ये हो गया बैलेंस। बस बात खत्म। हाँ बहुत बच्चे ये पूछेंगे कि भाई मैंने H2 क्यों लिखा, यहाँ तो हाइड्रोजन दिया हुआ, क्लोरीन क्यों लिखा। देखो जो भी गैसियस कंपाउंड होता है ना, वो डुएट में फॉर्म होता है, लाइक मतलब एक मॉलिक्यूल में नहीं होता। आपने कभी एक वो नहीं सुना कि भाई एक ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन लेते हैं तो अपन साथ में लेते हैं। तो कभी भी कोई भी गैस फॉर्मेशन होता है ना, कोई भी गैस होता है दुनिया का, कोई भी गैस, तो वो 2 में ही रिप्रेजेंट होगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसलिए मैंने ये लिखा, सिंपल सा है। देखो भाई यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो मैंने यहाँ 2 कर दिया, बात खत्म। इतना सिंपल सा ये था। और इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये, हाँ, और ये सेकंड वाले पे आ जाते हैं, BaCl2, है ना। ये BaCl2 हो गया, ये हो गया Al2SO4 3,
है ना, दैट गिव्स अस बेरियम सल्फेट। बस अपन को जो नाम है ना उसी को बस कंपाउंड फॉर्म करना है, और प्लस इसका क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये हो गया। अब इसको बैलेंस करना है ना। बैलेंस करने का सिंपल सा है, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, वहाँ 2 करना पड़ेगा। बस सिंपल सा है, LHS को इक्वल टू RHS करना है और बहुत ही अच्छे से इक्वेशन हो जाएगा। और इस रिएक्शन को बैलेंस करना ये मैं आपको देता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ईजी है। LHS और RHS को इक्वल करना है, यहाँ एक बेरियम है, वहाँ 3 क्लोराइड है, यहाँ बस LCM और HCF का काम है। बाकी ये क्या है, सोडियम है, ये देखो ये मैं आपको लिख देता हूँ, सोडियम Na+H2। ये आप करोगे ना, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्योंकि यार इसके बाद अपन नोट्स छूने वाले नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, है ना, तो यही कर लेते हैं सारा। और ये है NaOH, है ना, Na। भाई मेरी हैंड राइटिंग भी आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भी प्रैक्टिस करो मेरे साथ। देखो हाइड्रोजन में मैंने H2 लिखा है, तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो आपके बोर्ड में काम आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद और एक फॉर्म आता है बोर्ड में, और एक फॉर्म जो आता है बोर्ड्स में, वो यही वाला होता है कि भाई राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल वो मैंने बोला ना कि गैस क्या होता है, एक्वस क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, और सबसे ज्यादा नंबर इसी में कटते हैं। इसमें तो नंबर नहीं कटते, क्योंकि यार मैथ्स वगैरह में LCM HCM कर लेंगे अपन, LHS इक्वल टू RHS, इसमें कटता है। देखो अब ये दिया हुआ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। अब सोडियम सल्फेट इन वाटर क्या होता है? सोडियम सल्फेट इन वाटर जो मैंने आपको बोला था ना, एक्वस, एक्वस होता है कि भाई किसी में किसी को मिला दिया, समथिंग इन वाटर इज एक्वस, बस इतना आप समझना। एक्वस अब आपने वो मूवी देखी है ना एक्वामैन, तो आप उससे रिलेट कर लेना कि एक्वस क्या होता है। एक्वस वही होता है जो पानी में मिला रहता है। तो यहाँ जो सोडियम सल्फेट है दैट इज एक्वस, है ना। और इसके बाद इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट है। ये इनसॉल्युबल मतलब यार सॉलिड होगा, क्योंकि यार वो सॉल्व मतलब जो भी सॉलिड है, जैसे कोई मेटल है ना, वो सॉल्व नहीं होता, मतलब वाटर में डिजोल्व नहीं होता, तो वो सॉलिड है ना। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन देगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी ना, यही था कि भाई सोडियम सल्फेट जो है ना इन वाटर, उसको हम बोलते हैं एक्वस। और कहीं भी आपको ये दिखे ना कि भाई सॉल्यूशन है, मतलब सोडियम सल्फेट इन वाटर हो गया, एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड हो गया, ये भी एक सॉल्यूशन है। और यहाँ इनसॉल्यूबल है, तो इसका मतलब सॉलिड होगा। बाकी ये भी एक सॉल्यूशन है। तो ये जो है ना तीनों, ये तीनों एक्वस है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो रिएक्शन होगा, तो इसका जो मतलब फॉर्म होगा, मैं आपको यहाँ से लिख के दिखाता हूँ। थोड़ा बहुत आपके लिए झुकना पड़ रहा है इवन में ये एक सेकंड, इसको ऐसे BaCl2, ये हो गया एक्वस, है ना, आपको होपफुली दिखाई दे रहा है। प्लस ये जो है ना सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी हो गया एक्वस, क्योंकि ये दोनों लिखे हुए हैं सॉल्यूशन, है ना। एक्वामैन, मतलब अपना एक्वामैन भाई जिंदा है। और इसके बाद है कि जो सॉल्व नहीं होता तो वो सॉलिड होता है ना। ये है बेरियम सल्फेट। एग्जाम में आपको ये सबसे बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, बेरियम सल्फेट BaSO4, और लास्ट में इसका सोडियम क्लोराइड है, ये सॉलिड है। और लास्ट वाला जो NaCl है दैट इज इन एक्वस सॉल्यूशन। जो भी पानी के अंदर है ना, जो भी सॉल्यूशन में है, वो होता है एक्वस। मतलब जो एक्वामैन है वो हमेशा पानी के अंदर आपको मिलेगा। यही था इसका क्रक्स, है ना। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा माफ कीजिएगा। और यार मैं तो आपका भाई हूँ, इतना तो चलता है मेरे को थोड़ा सीखना पड़ेगा, एक्चुअली हैंडराइटिंग खराब नहीं है, पहली बार यहाँ चला रहा हूँ ना, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, बट माफ कीजिएगा। मैं आपको तब भी अच्छे से समझा दूंगा क्या सीखना है। तो यहाँ भी देखो सॉल्यूशन है, कोई भी अगर पानी के अंदर है तो वो क्या है, अपना एक्वामैन, है ना। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन है, ये भी पानी के अंदर है, ये भी भाई एक्वामैन है। आप इसको भी कम मत समझो, ये भी एक्वामैन है। एसिड है तो क्या है, लेकिन पानी के साथ है। हम काले हैं तो क्या, लेकिन दिल वाले हैं। तो ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। और ये क्या देता है, ये भी सॉल्यूशन है। जहां भी आपको सॉल्यूशन दिखे एक्वस मार्क करने का, सिंपल। और पानी, पानी, और यहाँ यहाँ मत करना कि भाई पानी है, पानी तो पानी है, पानी लिक्विड होगा, बाकी सारा एक्वस होगा। बस यही था इस पार्ट में। इस पार्ट में मेरा आधा नंबर गया था बोर्ड में, मैं मजाक से हट के इसलिए आपको थोड़ा बहुत डिटेल में समझा दिया। और इसके बाद ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल ले लेके समझाऊंगा। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज है, सारा एक्टिविटीज आपको दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा। इस पार्ट में आप जुड़े रहना जरूर से। तो यार टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको ये पहले एनसीईआरटी भाई क्या करेंगे, ये अपने आप को थोड़ा चालाक मानते हैं, ये आपको करवाएंगे रिएक्शंस कि भाई ये देख, ये होता है रिएक्शन, ये देख मैं हूँ चालाक, ये हूँ मैं दुनिया का सबसे चालाक आदमी। और ये आपको एक्टिविटीज देना यहाँ से स्टार्ट करेगा।
और ये सारे एक्टिविटीज भाई बहुत पूछता है एग्जाम में, मैं बोल दूंगा एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और इसकी एक गंदी आदत है, ये आपसे पूछेगा आपका एक्स क्या है, आपका एक्स कौन है ना। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ गए क्या सीन हो रहा है यहाँ। ये वो भी पूछता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है कि व्हाट इज योर एक्स, विच इज द एक्स, कौन है एक्स आपका, यही आपको इसमें आंसर करना होता है। इसलिए एक्टिविटी इस पार्ट का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है ना पूरे इस चैप्टर का, डेट इज फ्रॉम दिस टॉपिक है ना। इससे ज्यादा आप मार्क कर लो इसको इंपॉर्टेंट कि भाई ये है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मानूस। क्यों है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार इससे हमें पूछे जाते हैं एक्स के क्वेश्चन कि भाई आपका एक्स कौन है। तो ये मैं आपको पहला रिएक्शन दिखाता हूँ। तो इसने डाल दिया कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर, और यहाँ स्प्राइट बन रही है अपनी कि भाई स्प्राइट ढटकन, मतलब जो भी भाई जो भी आवाज निकालना निकाल लो, ये बन रहा है। और यही आपको मैं दिखा रहा था पहला एक्सपेरिमेंट से, है ना। यहाँ भी वही जो स्प्राइट बनता है कैल्शियम ऑक्साइड को अगर डाल लो, पाउडर जैसा है। जो वो आपने सुना है ना चूना लगा गया, तो चूना ही होता है कैल्शियम ऑक्साइड। वही चूना को अगर पानी में डालोगे तो बुलबुले निकलेंगे, बस ये दिखा रहा है। चूना नहीं होता एग्जैक्टली, उसका कॉम्पोजिशन अलग है, बट आपको समझाने के लिए इसका जो कलर होता है वो चूने जैसा रहता है ना। तो दैट इज नॉट चूना, बट आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। एग्जाम में मत लिखना वो टीचर चूना लगा गया, भाई ये सब लिखोगे तो नेगेटिव मार्क्स देंगे टीचर। और इस पोर्शन से भाई बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है, तो इसको नोट डाउन करना। ये होता है कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है H2O से तो वो बनाता है स्लेकेट लाइम, और ये कैल्शियम जो होता है क्विक लाइम होता है। क्विक लाइम और स्लेकेट लाइम किसी को अगर जानना है क्या होता है, तो सबसे अच्छा काम मैं आपको यही करता हूँ कि भाई आपको मैं पिक्टोरियली दिखा देता हूँ कि भाई बहुत बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि क्विक लाइम क्या होता है, स्लेकेट लाइम क्या होता है। तो ये जो चीज आपको दिख रही है ये है क्विक लाइम। ये आपने कहीं देखा ही होगा, मैंने तो देखा है बहुत बारी क्विक लाइम क्या होता है ना। जो दिख रहा है ना चूना लगा दिया, तो चूना ही है लगभग, इसको पानी में डाल रहे हो तो, है ना। तो यहाँ आप वीडियो में भी देख सकते हो। तो क्विक लाइम ये है। स्लेकेट लाइम क्या होता है हम यहाँ देख लेते हैं। स्लेकेट लाइम यहाँ है, ताकि यार आप ना भूलो ना। स्लेकेट लाइम क्या होता है, स्लेकेट लाइम वही होता है, क्विक लाइम का ही बड़ा वर्जन होता है स्लेकेट लाइम। मतलब आप जो घर पे देखते हो ना दीवार पे पुट्टी कर रहे हैं, वो आप देखते हो ना, पेंट के पहले पुट्टी लगा दिया। पुट्टी क्या होता है, एक व्हाइट सॉल्यूशन है जो घर पे लगाते हैं, तो वही होता है स्लेकेट लाइम। क्विक लाइम उसके पहले का वर्जन होता है। क्विक लाइम मतलब ऐसा ऐसा स्लेकेट लाइम जिसमें पानी ना हो, उसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। ताकि आपको समझ में आए, दोनों ही दिखते हैं, एक होता है चूना और एक होता है पुट्टी। पुट्टी में ज्यादा पानी होता है, मतलब आप इतना करके समझो, मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, आप किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ। देखो यार मेरे घर में स्लेकेट लाइम लगा है, उसके ऊपर मैंने पेंट करा है। तो अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तो दूर रहे, क्योंकि आपका भी कटेगा, है ना। और आप भी इस PDF में वापस आओगे। तो भाई क्विक लाइम अपने जवान तक रखो। स्लेकेट लाइम क्या होता है, जो पुट्टी होती है उसको समझ लो वो स्लेकेट लाइम है। और जो चूना होता है ना, जो बाबा खैनी लगाते हैं जो आपको दिखते हैं रास्ते में, उसका आप समझ लो वो क्विक लाइम होता है। बस सिंपल एक्सप्लेनेशन में आपको बता रहा हूँ। बहुत कंफ्यूजन होती है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि वहाँ भाई CBSE इतना शैतान है, वो आपको ये नहीं बोलता कैल्शियम ऑक्साइड, वो आपको बोलेगा क्विक लाइम क्या है, वो आपको बोलेगा स्लेकेट लाइम क्या है। तो आपको बताना होगा कि भाई स्लेकेट लाइम क्या है। स्लेकेट लाइम मतलब पानी ज्यादा डाल दिया अपन ने क्विक लाइम में, बस बात खत्म। और यहाँ आपको मार्क करना है आपका पहला रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो क्या है, दो आपस मिले बना एक, आप समझ रहे हो। दो आप, एक लड़का एक लड़की मिले आपस में बना एक, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। दो लोग मिलने को ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। आपके साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो, बट हाँ यही होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और उसके बाद आ जाते हैं इस पैरा पे। इस पैरा को मैं आपको सीरियसली बोलूंगा, देखो इस पार्ट पर सीरियस होना है अपन को। ये जो पार्ट है ना इसको सब अपने हाईलाइटर से मार्क कर लो, क्योंकि हर साल बोर्ड में इसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना। हर साल आता है ना। आपको ये चीज याद रखना है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम, है ना। जब उसको व्हाइट वॉशिंग, जो मैंने आपको बोला कि पुट्टी होती है, तो वही होता है स्लेक लाइम, है ना। उसी को हम बोलते हैं स्लेकेट लाइम। तो वो जब मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, एटमोस्फेयर से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आप इसको ऐसा देख सकते हो। तो आपने कभी चौक देखा है ना जो स्कूल में होता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब आप समझो, आपने पहले चूना लिया, आपने किसी अंकल को लिया, खैनी चूना खा रहा था वो, उसको पानी में डाला, उसको पानी में डाला तो क्या बना, स्लेकेट लाइम। और उसी स्लेकेट लाइम को अपन ने अपने कहीं छोड़ दिया तो वो बन जाता है चौक। तो चौक बनाने का भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो वही चीज ये बोल रहा है कि यार जो व्हाइट वॉशिंग के बाद जो स्लेकेट लाइम यूज होता है ना, उसको अगर दीवार पे छोड़ देता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है।
कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इन नेचर होता है, जो आपने चौक देखा है उसको भी हम सॉलिड इन नेचर बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत काम का रिएक्शन, इसको याद करके रखना, है ना। बोर्ड में ये हमेशा 3 मार्क्स में आ जाता है। और मैं जब बच्चा था ना, मैं जब 10th में था तो मैं बहुत शैतान था। तो मेरे को यार ये समझ में नहीं आता कि यार ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से ही क्यों रिएक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन से क्यों नहीं करता या बाकी चीज़ों से क्यों नहीं करता। तो यार देखो, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट तभी होगा ना जब भाई ऑक्सीजन अगर सिंगल एटम है तो वो डिस्प्लेसमेंट अगर करेगा भी तो यहाँ मतलब जो वो सॉलिड फॉर्मेशन है ना वो नहीं हो पाएगा। इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला था, मैं टीचर वगैरह से पूछता था ना, वो मेरे को चुपचाप बैठा देता कि बैठ भाई क्या डाउट पूछ रहा है अजीब सा। लेकिन मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी थी ना, मैंने आपको बताया कि भाई जो मैं अंदर से फील करता था कि भाई ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं कर रहा। तो यही इसका मैंने खुद खोज के निकाला था आंसर, है ना। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। इस ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, इसको आप मार्क कर लेना। ये आपका पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद बर्निंग ऑफ कोल, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ H2O, मतलब पानी कैसे बनता है, पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप मिला दो तो आप पानी जो देखते हो ना उसका फॉर्मेशन होता है भाई, अगर आप दो गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दो तो वो बन जाता है पानी, है ना। तो यही दो चीज इसने बोला इन सिंपल लैंग्वेज में। आपको आसान भाषा में एनसीईआरटी आपको बताना चाहते हैं अभी आपको एक तथ्य, जीवन का तथ्य बता रहे हैं कि जब दो प्राणी साथ में मिलके एक आदमी बनाते हैं, मतलब एक महिला या पुरुष बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यही ये बोल रहा है ये प्राणी, है ना। ये जब टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं कोई टीचर रहता आपको बोलता कि भाई नोट लिखो बनाओ, लेकिन मैं आपका भाई हूं तो बोलूंगा यार मार्क कर लो इसको फॉर 1 मार्क्स आंसर, है ना, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं इस पे। और उसके बाद ये आपको नॉस्टैल्जिया देगा, वो आपको पास्ट की उस लड़की की यादें आपको बताएगा। याद है वो दिन जब आप एक्टिविटी 1.4 में थे, तो आपने ऑब्जर्व किया था कि आपके वहां से हीट बहुत निकल रही है, और उस हीट निकलने को भी एक रिएक्शन का नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट निकाले, है ना। यही ये बोला, याद है वो दिन, आपको ये नॉस्टैल्जिया में करेगा। एक्टिविटी 1.4 आपको याद होगा, मेरे को भी याद है, अगर आप मेरे भाई हो तो आपको भी याद होना चाहिए। तो एक्टिविटी 1.4 वही वाला एक्टिविटी है जब अपन ने चूना डाला था पानी में ताकि वो बन जाए पुट्टी। और उस रिएक्शन में जो हीट होता है ना, आप कभी भी देखना चूना को डालो पानी में वो गर्म होगा थोड़ा, तो वही बोल रहा है ये। तो आपको मैंने एक्टिविटी भी याद करवा दिया। अगर कोई बोलेगा कि एक्टिविटी 1.4 क्या है, तो भाई चूना लगा दिया, यही है एक्टिविटी 1.4। उसके बाद एक एग्जांपल देता है एक्सोथर्मिक, मतलब जिससे हीट निकले उसको ही हम बोलते हैं एक्सो मतलब हीट, एक्सो मतलब हीट, एक्सो मतलब हीट, है ना। ये चीज कहीं लिख लो, मैं भी लिख देता हूं ये चीज आपको। ये आपका दूसरा रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब हीट, हीट मतलब क्या, गर्मी। भैया गर्मी बहुत लग रही है, आगे पढ़ाओ। तो ये आपको एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल आप देख लेना। एग्जाम्पल में आप वही लिखना कि भाई चूना लगाने वाला, है ना। एग्जाम्पल में देखो आपको सिंपल में दे रहा हूं, अगर आपको ये एग्जाम्पल याद भी नहीं होता ना, बहुत बार ये होता है कि हमारे पास इक्वेशन बहुत रहता है, एग्जाम्पल याद नहीं रहता, तो चूना लगा दिया ये तो आपको याद रहेगा ना। तो चूना लगाने को आप लिख देना एज एग्जाम्पल, व्हेन वी मिक्स कैल्शियम ऑक्साइड या मतलब क्विक लाइम विथ वाटर वी गेट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एनसीईआरटी बाबा ने खुद ही बोला है, तो इसको आप लिख देना अगर आपको याद नहीं रहे। और आपको पता है, क्या आपको पता है कि भाई रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने यार रामदेव बाबा को हमेशा आलोम विलोम करते हुए देखा, आलोम विलोम ऐसे ऐसे जो नाक में ऐसे ऐसे जो करते हैं ना, तो भाई वो जो चीज है ना, एनसीईआरटी बोलता है कि भाई उससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो रामदेव बाबा को ये सब बंद करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है इससे, है ना। तो रेस्पिरेशन से भी आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मैंने आपको याद करने के लिए बोला, जब भी आप सांस लेते हो ना आपको गर्म फील होगा, आप ऐसे करो तो आपको थोड़ा गरम गरम लगेगा हाथ, है ना। या तो आप ठंड होती है ना, ठंड में अपन ये करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ऐसे 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 हाथ मिलते हैं ना, तो ये अपन क्यों करते हैं, क्योंकि आप जो हवा छोड़ते हो ना कार्बन डाइऑक्साइड, उससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपको ये चीज याद भी नहीं हो रही तब आप ये दोनों लिख लेना, लेकिन इसको आप याद करना। कभी कभी पूछेगा कि नेचुरल गैस आप जब जलाते हो, जब भी आप कोयला या कुछ जला रहे हो तो उससे क्या रिएक्शन होता है, वो होता है एक्सोथर्मिक। तो CH4+2O2 गिव्स अस CO2+2H2O, है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और भी रिएक्शंस है। ये दोनों आपको समझा दिया, पहले मैंने आपको समझाया कॉम्बिनेशन क्या होता है, दूसरा मैंने आपको समझाया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। और इसका भी एक सौतेला भाई आएगा, जुड़वा भाई आएगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना। फिर अपन तो इस वाले पोर्शन में ना
एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी क्या कर रहा है ना, खुद ही क्वेश्चन पूछता है, खुद ही आंसर करता है। आपको बस वो बोलता है कि भाई तूने खाना खाया, नहीं तूने नहीं खाना खाया, अगले स्टेटमेंट में। इसने यहाँ भी वही करा कि भाई रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होती है कि नहीं, इसने वही लिखा है कि भाई एक्सोथर्मिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब खाना को अपन तोड़ा जाता है, राइस, पोटैटो या ब्रेड, कुछ भी होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसको अपन जब तोड़ते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और यही ग्लूकोज अपन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर प्रोवाइड करता है एनर्जी, और इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन का नाम देते हैं, और ये एक्सोथर्मिक होता है, जैसा मैंने आपको बताया है ना। तो यही चीज आपको ये बता रहा, ये जो C6H12O6 इस कंपाउंड को याद करना बहुत आता है ये एग्जाम में, है ना। प्लस 6O2, जब आप खाना खाते हो तब ऑक्सीजन आता है, तो उसके साथ क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। साथ में पानी का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी, बस इतना ही लिखना है। इसका कंपाउंड होता है, इसने लिखा नहीं है ताकि आपको याद रहे सिंपल टर्म में। आप एग्जाम में बस एनर्जी लिख के आना, कंपाउंड लिख के मत आना, इसमें बैलेंसिंग करने मत जाना, इसको रट लेना। सब में 6 है सिवाय ग्लूकोज के, बस इतना ही। और हाँ, और तीसरा जो चीज है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो एग्जांपल दिया है, दैट इज कि भाई कोई कंपोस्ट हो गया। कंपोस्ट मतलब यार कोई खाना सड़ जाता है ना, तो वो एक्सोथर्मिक होता है, वो गरम गरम हो जाएगा, है ना, हल्का सा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो भी एक पार्ट ऑफ एक्सोथर्मिक है। देखो भाई, अपन ने तो कभी सड़ा हुआ खाना चखा नहीं है, या तो कभी छुआ नहीं है, एनसीईआरटी भाई ने चखा है, तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा है, आपको याद रखनी है ये बात, है ना। आगे बढ़ते हैं, आपका थर्ड रिएक्शन दैट इज डिकम्पोजिशन। अभी अपन करेंगे यार ब्रेकअप करवाने का काम। ब्रेकअप करवाने का काम क्या करता है? डिकम्पोजिशन। जो जुड़वाता है उसको अपन क्या बोलते हैं कि भाई पैचअप करवा रहा है, जो तोड़ता है उसको अपन बोलते हैं डिकम्पोजिशन, जो जोड़ता है उसको बोलते हैं कम्बिनेशन, है ना। तो ये जो एक्टिविटी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको विजुअली याद रहे, है ना। मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आप लोग भी एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो मेरे इस चैनल को, हाँ? इसका मैंने पिछले में So ferrous sulfate crystals are FeSO4.7H2O. It is light green in color. So when we heat it, it loses its 7 water molecules. First it evaporates, and these water droplets attach to the surface of test tube. You can observe here at the neck of the test tube, you observe the water droplets. So these are the 7 water of crystallization which are evaporated from FeSO4. Firstly, the green color changes into white in color, that is hydrated ferrous sulfate is changes into anhydrous ferrous sulfate, which is white in color. Further heating, the brown color ferric oxide is formed, that is Fe2O3, and gases like SO2 and SO3 is evolved. What happened when you heat ferrous sulfate? Ferrous sulfate. तो जिनको समझ में नहीं आया मैं आपको समझाता हूँ। इसने इसमें हुआ क्या, इसमें इन्होंने डाला फेरस सल्फेट, उसको इसने जलाया। जैसे अपन ब्रेकअप करते हैं ना, अपन बहुत जलाते हैं, बहुत जलाने से क्या हुआ ना, उसका पानी छूट गया, है ना, उसका पानी छूट गया। उसके बाद वो फेरिक ऑक्साइड बन गया, फिर भी अपन ने उसको और जलाया, और वो और फर्दर कंपाउंड में ब्रेक कर दिया। मतलब ये एनसीईआरटी थोड़ा, मतलब अब मामला सीरियस हो रहा है, ये थोड़ा बहुत मतलब आप समझ रहे होगे भाई, अब खून खराबा में उतर चुका है। तो ये इसने करा मर्डर इस कंपाउंड का, मतलब मजाक कर रहा हूँ बट हाँ। और देखो कमाल की बात तो ये है कि भाई ये इसने यहाँ लिखा है कि भाई अपना नाक इससे दूर रखें, है ना, है ना। खुद मर्डर करके बोलते हैं कि नाक इनसे दूर रखें क्योंकि इससे आती है गंध, और वो आती है दुर्गंध, है ना। और ये भी आपके एग्जाम में अगर कभी पूछे तो कि भाई टेस्ट ट्यूब को ऐसे क्यों करते हैं, है ना, तो भाई ताकि वो आपके मुंह पे डायरेक्ट ना आए, जो इसने लिखा है सिंपल वर्ड में आपको बता दिया, बस इतना ही लिख देना उसमें, है ना। तो अगर आप इसको सूंघते हो दूर से, जो इस लड़की कर रही है ये, है ना, तो आपको जो स्मेल आएगी दैट इज बर्निंग सल्फर की। तो ये आप नोट डाउन कर लेना या मार्क कर लेना इसको पेन से कि भाई बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, ये वाला, कि भाई अगर अपन फेरस सल्फेट को अगर हम बर्न करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है क्रिस्टलाइजेशन वाटर, मतलब इसका पानी छूट जाता है। तो उसके बाद का प्रोसेस इसने करा है, तो इसने स्किप करा है एक स्टेप। तो अगर आपको लिखना तो आप लिख सकते हो, इसमें .7H2 होता है, जिसमें से 7H2 पहले हट जाएगा, उसके बाद ये वाला चीज फॉर्म होता है, इसको बोलता है फेरस सल्फेट। उसके बाद फेरस सल्फेट को भी और हीट करा, मतलब एक बार तोड़ा काम नहीं हुआ, दूसरी बार भी तोड़ते हैं, फेरिक ऑक्साइड बनता है, फिर SO2 गैस होता है जो आपको बर्निंग सल्फर का स्मेल देगा, SO2 और SO3, है ना, सल्फर के गैसेज है। तो इसलिए आपको ये चीज स्मेल नहीं करनी है, बर्निंग सल्फर का गंध आएगा, नाक जलेगा और कुछ नहीं, नाक के जो अंदर बाल होते हैं ना वो जलेंगे। मैंने लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया था यही वाला, और भाई हालत खराब थी मेरी। तो इसमें इसने यही बोला कि पहले क्या करता है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि भाई अपन कर रहे हैं ब्रेकअप। तो यार सबसे पहले अपन करते हैं क्या, जो एनसीईआरटी भाई करते हैं, एनसीईआरटी भाई बहुत
मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, है ना। ये सबसे पहले इसका ब्रेकअप करवाता है इससे कि 7H2 है तो निकल, अपने भाई को अकेला रहने दे, क्योंकि आपने उसको बहुत परेशान किया। उसके बाद भी इसका पेट नहीं भरता, उसके बाद भी ये क्या करता है कि भाई उसको और जलाता है, जिसका ब्रेकअप हो गया उसको और जला के फॉर्म करवाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के साथ वो फॉर्म करवाता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 और SO3, जिससे आपको बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। तो ये पार्ट आपको याद करना है कि भाई बर्निंग ऑफ सल्फर कैसे फॉर्म होता है, और ये ब्रेकअप से होता है। ब्रेकअप इसने करवाया, इसने उसको जलाया, पानी निकल गया, उसके बाद भी और भी जलाया कि भाई तू खत्म हो जा। उसके बाद ये बंदा खत्म हो गया और जल जल के ये राख बन गया। बस ऐसे ही याद करनी है आपको।